हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं वह क्या कहलाते हैं। मीन्स ऐसे अनुदेश जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर इजिली अंडरस्टूड। अब आपको बताना है यहाँ पर यूजर फ्रेंडली होगा, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। ऐसे इंस्ट्रक्शंस या ऐसे अनुदेश जिसे आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, यूजर फ्रेंडली होता है आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब सेकंड में आपको बताना है सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस। हमने ये तो आपको कई बार बताया है, पढ़ाया है। सीमॉस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, तो आप सभी जल्दी से जवाब भेजें क्या होगा राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा सी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है, एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कंप्यूटर के सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है उसका क्या नाम होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ सेंड्स कंप्यूटर सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, उसे आप मॉडेम, लॉजिक गेट, बस या फिर सीरियल पोर्ट का नाम देते हैं। तो इसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस के नाम से जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ, एक इलेक्ट्रॉनिक रास्ता बोल सकते हैं जो कंप्यूटर के सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है, यानी कि कंप्यूटर के सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बस होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए या फिर अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। 60 वर्ष, 40 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 50 वर्ष, ये आपको बताना है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप सुबह की क्लास क्यों नहीं कराते हैं। तो थोड़ा सा टाइम की कमी थी, कुछ वर्क ज़्यादा था, इस वजह से आपकी मॉर्निंग की क्लास नहीं करा पाए। बट कल से हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को सुबह 8 बजे मॉर्निंग की भी क्लास कराई जाए। ठीक है, तो कल से हो सकता है कि आपको सुबह 8 बजे आपको एक बार चेक कर लेना है। कल से कंटिन्यू क्लास आपकी करेंगे मॉर्निंग की भी। ठीक है, अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए आपको बताना है। यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, 40 वर्ष मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 40 वर्ष। एएलयू द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन क्या कहलाता है। व्हाट इज अ कंडीशन बेस्ड ऑपरेशन एवोल्यूट बाय एएलयू एज ट्रू और फॉल्स। बताओ क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। एएलयू द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किए जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन क्या कहलाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी ऑपरेशन। इसे कहते हैं लॉजिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी करेक्ट। देखिए एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक गणनाएं तो करता ही है, यानी कि गणितीय गणनाएं तो करता ही है, साथ में लॉजिकल गणनाएं भी करता है। ठीक है, लॉजिकल यानी कि तार्किक गणनाओं को भी करने का काम आपका एएलयू करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जनरेट्स वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स फॉर इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या फिर एएलयू। तो यहाँ पर बताइएगा आपका सही जवाब क्या है। सभी के सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अच्छे से आपको अपना एग्जाम करना है। ओके, और एग्जाम में जो भी प्रश्न आपको याद रहें, अगर आपको लगता है कि कुछ नए प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो
हो सके तो आप सभी उनको याद रखें और हमारे पास सेंड करें, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं, शामिल कर पाएं, ताकि और भी बच्चों को फायदा हो, बेनिफिट हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट आपका सही जवाब हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, देखिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है। आपके सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसके हाथ में होता है, कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। ऑप्शन हमारा होगा वी करेक्ट। अब यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से आमतौर पर किसमें सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट संख्या होती है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आंसर आपको करना है सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट संख्या होती है, तो सिंपल सी बात है भाई, माइक्रो कंप्यूटर में होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट, माइक्रो कंप्यूटर। आपको पता है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, वो सभी के सभी अधिकांश माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इससे बड़े की बात करेंगे तो फिर मिनी कंप्यूटर आएगा, उसके बाद मेन फ्रेम आएगा, फिर सुपर कंप्यूटर आएगा। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज में प्रयुक्त होता था, यानी कि जो पहली जनरेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज थी उसमें किसका इस्तेमाल होता था, असेंबलर का, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का या फिर नो ट्रांसलेटर, इसमें से कोई भी नहीं, मतलब किसी भी ट्रांसलेटर का इस्तेमाल नहीं होता था। क्योंकि आपको पता है आपके कंप्यूटर की जो भाषा है वो मशीन लैंग्वेज है। आपका कंप्यूटर आज भी केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है ना। अगर आप किसी और लैंग्वेज में उससे बात करेंगे, उसको आदेश करेंगे तो वो नहीं समझेगा। बट आज के जो प्रोग्राम होते हैं, आजकल जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी इस हाई लेवल लैंग्वेज को आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेटर यानी कि भाषा अनुवादक, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है। आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा उसको ये ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में। तो इसके लिए तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। बट इनका सवाल ये है कि जो पहली जनरेशन में लैंग्वेज थी, फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी, क्या उसमें उसको ट्रांसलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो आपको बता देना है नो ट्रांसलेटर। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसी कंप्यूटर को स्वचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान से समझना, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कंप्यूटर को स्वचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताओ क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। तो सही जवाब होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आप बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर को स्वचालित करने और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक आप अपने कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर वी करेक्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करता है, उनको मैनेज करने का काम करता है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश भाग डैश प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश भाग किस में लिखे गए हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। सही जवाब होगा सी लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है डेस्कटॉप डैश आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स, फोल्डर्स और फाइल्स तक पहुंच प्रदान करता है। तो डेस्कटॉप के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, आइकन, बैकग्राउंड कलर, टास्क बार या प्रॉपर्टीज। देखो यार, डेस्कटॉप डैश आमतौर पर अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स, फोल्डर्स और फाइल्स तक पहुंच प्रदान करता है। तो डेस्कटॉप आइकन हो जाएगा फिर ऑप्शन हमारा पहला, है ना। डेस्कटॉप जो आइकन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम, फोल्डर या फाइल तक पहुंच प्रदान करते हैं। आप आसानी से उस फाइल, उस फोल्डर पर जा सकते हैं वहां पे क्लिक करके।
डैश को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करने, यूजर बनाने और सिस्टम सेटिंग को बदलने की विशेषाधिकार होता है। किसके पास ऐसा अधिकार होता है, ऐसा विशेष अधिकार होता है? डैश को सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल करने, यूजर बनाने और सिस्टम सेटिंग को बदलने का विशेषाधिकार होता है। किसके पास? गेस्ट यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, सामान्य यूजर, गेस्ट तथा सामान्य यूजर दोनों। आपको बताना है, सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये विशेषाधिकार होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विंडोज में जब आप एक नया फोल्डर बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से इसमें सब फोल्डर होंगे, और ये सभी क्वेश्चन आप ये समझ लो पूछे गए प्रश्न है, सभी सिलेक्टेड पूछे गए प्रश्न है। ये पीछे एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, कि यहाँ पर क्या पूछा है, विंडोज में जब आप एक नया फोल्डर बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से इसमें कितने सब फोल्डर होते हैं? व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज इट विल हैव डैश सब फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट। देखिए, सब फोल्डर क्या होता है, किसी फोल्डर के अंदर आपने देखा होगा फोल्डर बना देते हैं, तो अगर किसी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर आप बना देते हैं तो उसी को सब फोल्डर कहते हैं। बट जब आप नया फोल्डर बनाते हैं तो उस समय कोई भी सब फोल्डर नहीं होता है, मीन्स जीरो संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए होता है? यहां पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा? किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को कंपोज करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? वर्ड प्रोसेसर, फॉर्मवेयर, स्प्रेडशीट या फिर डेटाबेस? तो यहां पर सिंपल सा आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करें या फिर एमएस वर्ड का इस्तेमाल करें। आपको बताना है, आर्ककुट एक डैश वेबसाइट थी, सोशल नेटवर्किंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, पोर्टल या सर्च इंजन? तो आर्ककुट एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक यानी कि WWW के आविष्कारक आपको बताने हैं। तो सही जवाब क्या होगा? टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको बताना है, निम्नलिखित में किसका उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान किया गया था? यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में किसका इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, मैकेनिकल गियर्स, माइक्रो प्रोसेसर? तो सभी को बताया है, सभी को पता है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आपको बताना है, VLSI का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? ये कल की क्लास में ही हमने आपको समझाया था कि VLSI, ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है और IC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दोनों हमने कल ही आपको बताए थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपका राइट आंसर होगा, यहां पर होगा TION। ओके, ऐसे। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आपका सही जवाब है। अब यहां पर आपको बताना है, SSO का पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। SSO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंगल साइन ऑन, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। वैन का पूरा नाम आपको बताना है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का पूरा नाम। टूल्स मेनू से हम स्पेलिंग चेक, मैक्रो और मेल मर्ज इत्यादि का उपयोग करते हैं। टूल्स मेनू में जाकर के आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल मर्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और अधिकांश आपसे पूछते हैं कि स्पेलिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो आपको टूल्स मेनू में मिलता है। अधिकांश आपसे पूछते हैं मेल मर्ज का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो टूल्स मेनू में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। TCP/IP को किस नाम से जाना जाता है? TCP/IP को आप किस नाम से जानते हैं, बताइएगा। TCP/IP को किस नाम से जाना जाता है? TCP का मतलब होता है कंट्रोल ट्रांसलेशन,
टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो टीसीपी मॉडल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन किसी ब्राउजर में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है। कौन किसी ब्राउजर में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है? HTTP, हाइपरलिंक, आईपी और टीसीपी आईपी। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बट थोड़ा सा समझना है आपको। कह रहा है कौन किसी ब्राउजर में खुलने वाले पेज को। अब देखो ब्राउजर में कौन सा पेज खुलता है? जो वेब पेज होता है, किसी वेबसाइट का पेज होता है ना। अब खुलने वाले पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है तो हाइपरलिंक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो वेब पेज होते हैं वो हाइपरलिंक से ही तो जुड़े हुए होते हैं। आपने किसी पेज पर एक किसी दूसरे पेज का लिंक दे दिया और जब कोई यूजर वहां पे क्लिक करेगा तो वो उस पेज पर चला जाएगा। तो आपस में ये क्या होते हैं? हाइपरलिंक से कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि की प्रतिलिपियों को हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है कौन? इंटरनेट पर जो भी हम सर्च करते हैं उसकी प्रतिलिपि हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। ये कौन करता है? कुकी, URL, HTTP या फिर नन ऑफ दीज। आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, यानी कि ये काम हमारा कुकी करता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कभी गौर किया होगा कि आप मान लिया किसी अमेजन की वेबसाइट पर गए या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गए और वहां पर आप कुछ देख रहे थे, कुछ आपको लेना था, आपको एक स्मार्टफोन लेना था, आप उसको देख रहे थे बट आपने लिया नहीं। तो बहुत सारे स्मार्टफोन आपने देखे। अब होता क्या है आपके साथ में, जब आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं या इंटरनेट पर कुछ भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो वहां पर आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि फिर आपको जो एडवर्टाइज दिखाए जाते हैं वो वही मोबाइल फोन आपके सामने आते हैं जो अभी कुछ समय पहले आप ब्राउजर पर एक अमेजन वेबसाइट पर सर्च कर रहे थे। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वहां पर कुकी रिकॉर्ड होता रहता है, जिससे पता रहता है कि यूजर आखिर क्या कर रहा है, सर्च क्या कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको एड्स दिखाए जाते हैं, शो करे जाते हैं। ठीक है, तो यही करा है इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च, जो आप सर्च करते हैं, पोस्ट करते हैं आदि की प्रतिलिपि को हमारे कंप्यूटर में कौन स्टोर करता है? कुकी ही स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और आप सभी को बता दें, जिन बच्चों का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, आप सभी के लिए हमारे CCC वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लास कंटिन्यू है। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस 349 रुपये रखा गया है और इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा इसकी पूरी जानकारी हमारे एप्लीकेशन पर दी गई है। तो यहाँ पर अभी 4 से 5 क्लास हो चुके हैं, बाकी आपको रेगुलर यहाँ पर क्लास करने हैं। और इसका जो क्लास का समय है वो डेली 8 बजे होता है, तो सभी को रात 8 बजे यहाँ पर क्लास अटेंड करने हैं। जो क्लास करा दिए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी हर क्लास का PDF आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ में आपको कंप्लीट ई बुक दिया जाएगा, जिससे हम अभी अपडेट कर रहे हैं। जो भी 3 सितंबर में एग्जाम पूछे जाएंगे उनको भी शामिल करके, और ये ई बुक आपको इसी बैच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, और इस एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है CCC वाईफाई और वहां से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करने में या फिर रजिस्टर करने में तो आप हमें 9452299436 पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।